वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो स्टाइशियोमेट्री अथवा मोल अभिधारणा की ये सीरीज आप मेरी देख रहे हो, इसमें लास्ट एपिसोड्स में मैंने आपको औसत परमाणु भार तथा औसत अणु भार का क्या मतलब होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। आज इस एपिसोड में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने कॉन्सेप्ट्स में ऐड करने जा रहे हैं, वो है तुल्यांक तथा तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट मास। ये जो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है या तुल्यांक का कॉन्सेप्ट है, तुल्यांकी भार का कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट ने जो मोल कॉन्सेप्ट है उसमें जहां जहां पर कुछ कमियां थी उसको सुधारने के लिए तुल्यांक तथा तुल्यांकी भार का कॉन्सेप्ट निकाला। ये तुल्यांक या तुल्यांकी भार एक्चुअली जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट तुल्यांक, इसका मतलब हम दो जो प्रजाति हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं। दो प्रजाति को कंपेयर करने का मतलब हुआ जैसे बॉलीवुड जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर दो फिल्मी कलाकारों को हम वहां पर कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और उस तुलना से हम किसी एक को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरे के बराबर है, दूसरे के समान है। तो यहां पर भी केमिस्ट ने क्या किया है, मैं आपको वन बाय वन कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा। देखिए, तुल्यांकी या तुल्यांकी भार, इसको परिभाषित करने के लिए केमिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन के एक परमाणु को स्टैंडर्ड माना और यह मान लिया कि जो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु है वो आज के बाद 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन परमाणु या एक तुल्यांकी हाइड्रोजन परमाणु माना जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा रासायनिक समीकरणों में मोल अभिधारणा को अप्लाई करने पर आने वाली कठिनाइयों से बचने के लिए तुल्यांक जिसको हमने इक्विवेलेंट बोला है अथवा तुल्यांकी भार जिसको हमने इक्विवेलेंट मास बोला है, इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा अगर इजी करना है तो इसके लिए इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं केमिस्ट। ओके, बनाया गया है। यह पूर्णतया काल्पनिक, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और अभी जैसा कि आपको मैंने बताया, हाइड्रोजन के एक परमाणु को, यहां हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु को एक तुल्यांकी हाइड्रोजन परमाणु माना गया और इसके सापेक्ष अन्य परमाणुओं के एक तुल्यांकी को परिभाषित किया गया।
परिभाषित किया गया। ये देखिए, तो कुल मिलाकर ये हो गया कि हम या केमिस्ट जो शुरुआत किए हैं तुल्यांक या तुल्यांकी भार की, वो हाइड्रोजन के एक मोल जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये हमेशा माना जाएगा एक तुल्यांकी हाइड्रोजन परमाणु। ये देखिए, और इसके सापेक्ष अब मैं दूसरे परमाणुओं के लिए परिभाषित करूंगा। ये देखिए फंडा ये है बच्चों। तो देखिए, मैं जैसे आपको कुछ उदाहरण देता हूं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास HCl का अणु है। ये देखिए, एग्जाम्पल 1 में हम ले लेते हैं HCl अणु, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कुछ भी बोल लीजिए आप। अब आप इसमें क्या देख रहे हो? आप इसमें देख रहे हो हाइड्रोजन का, अगर मैं यहां पर देख रहा हूं कि 1 मोल एटम, 1 मोल परमाणु, तो क्लोरीन का भी 1 मोल परमाणु, या फिर आप इसको ऐसे बोलेंगे हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, संयोग कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहां पे लिख सकता हूं यहां 1 मोल क्लोरीन परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, और 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु को हमने कितना मान रखा है? 1 इक्विवेलेंट, एक तुल्यांकी मान रखा है हाइड्रोजन परमाणु। ये देखिए, एक तुल्यांकी हाइड्रोजन परमाणु। इसका मतलब यह हुआ कि 1 मोल क्लोरीन परमाणु, क्योंकि एक तुल्यांकी हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए हम 1 मोल क्लोरीन परमाणु को यहां पर एक तुल्यांकी क्लोरीन परमाणु बोल देंगे। अभी हमने जो परिभाषा लिखी है, हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु को एक तुल्यांक हाइड्रोजन परमाणु माना गया और इसके सापेक्ष अन्य परमाणु के एक तुल्यांकी को परिभाषित किया गया। तो देखिए, जो भी परमाणु का मोल 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है या फिर 1 मोल हाइड्रोजन एटम को किसी अभिक्रिया में विस्थापित करता है, तो हम उस परमाणु के मोल को भी एक तुल्यांकी बोलेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 1 मोल क्लोरीन परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु अर्थात एक तुल्यांकी हाइड्रोजन परमाणु से अभिक्रिया कर रहा है। इसीलिए हम यहां पर बोलेंगे कि जो 1 मोल क्लोरीन परमाणु है, यही एक तुल्यांकी, जिसको हमने इक्विवेलेंट बोला है, क्लोरीन परमाणु है। ये देखिए, तो ये हाइड्रोजन के सापेक्ष हमने क्लोरीन के एक तुल्यांक को परिभाषित कर दिया। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए क्लोरीन का तुल्यांकी भार क्या है, तो देखिए, तुल्यांकी भार की परिभाषा होती है बच्चों, एक तुल्यांक जो परमाणु है उसका भार ही तुल्यांकी भार कहलाता है। तो यहां पर हमने माना है कि 1 मोल क्लोरीन परमाणु एक तुल्यांकी क्लोरीन परमाणु है। ओके, तो इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा कि जो क्लोरीन परमाणु का तुल्यांकी भार है, जिसको हमने इक्विवेलेंट मास बोला है, ये हमेशा बराबर होगा 1 मोल क्लोरीन परमाणु के भार के। ये देखिए, और 1 मोल क्लोरीन परमाणु का जो भार होता है ये तो 35.5 ग्राम होता है, जिसको हम ग्राम परमाणु भार भी तो बोले हैं। तो ये आपको क्लोरीन परमाणु का तुल्यांकी भार मिल गया। ये देखिए बच्चों, तो अगर मैं यहां पर तुल्यांक की परिभाषा लिखता हूं, तुल्यांक की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा हमने अभी बताई, किसी भी
परमाणु का वह भार जो कि हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल से अभिक्रिया करता है। 1 मोल अर्थात 1 तुल्यांक से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, अथवा किसी अभिक्रिया में 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है। विस्थापित करता है, तब उसे ही दिए गए परमाणु का एक तुल्यांक बोलते हैं। ये देखिए बच्चों, तो ये तुल्यांक की परिभाषा है, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है कि किसी भी परमाणु का वह भार जो कि हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल मतलब 1 तुल्यांक, जिसको हमने 1 तुल्यांक मान रखा है, हाइड्रोजन के 1 मोल को अभिक्रिया करता है अथवा किसी दी गई अभिक्रिया में 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है, तब उसे ही दिए गए परमाणु का एक तुल्यांक बोलते हैं। तो यही अभी हमने क्लोरीन के लिए देखा है कि हमने यहां पर देखा कि जो HCl अणु है वो ये बता रहा है कि 1 मोल क्लोरीन परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु को हम पहले ही 1 तुल्यांकी हाइड्रोजन परमाणु मानकर चल रहे हैं। इसका मतलब 1 मोल क्लोरीन परमाणु 1 तुल्यांकी हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और इसलिए जो 1 मोल क्लोरीन परमाणु है हम उसको भी आज के बाद 1 तुल्यांकी क्लोरीन परमाणु बोला करेंगे, और जो भी 1 तुल्यांक परमाणु का भार होता है उसी को तुल्यांकी भार बोलते हैं। तो परिभाषा मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों, तो पहले ये लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, यहां पे मैं जो दूसरी परिभाषा है इक्विवेलेंट मास, जिसको हम तुल्यांकी भार बोल रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो जैसे हमने ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार उनको परिभाषित किया, वैसे तुल्यांकी भार, तो इसकी जो परिभाषा है, एक तुल्यांक परमाणु का जो भार होता है, एक तुल्यांक जिसको हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, परमाणु का जो भार है उसे ही तुल्यांकी भार बोला जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, ग्राम। तुल्यांकी भार की यूनिट हमेशा ग्राम होती है। जैसे आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ग्राम परमाणु, इसको हम मोल परमाणु के बराबर मानते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मोल परमाणु का भार हमेशा किस में बताते हैं? ग्राम में। ऐसे ही ग्राम अणु, ये हम मोल अणु को ही मानते हैं, क्योंकि 1 मोल अणु का जो भार होता है उसी को तो हमने ग्राम अणु भार बोला है। तो इसलिए हम मोल अणु बोल रहे हैं या ग्राम अणु बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो यहां पर भी देखिए यही कॉन्सेप्ट मैं लिखने जा रहा हूं, क्योंकि एक तुल्यांकी पदार्थ के भार को तुल्यांकी भार बोलते हैं, इसलिए हम 1 इक्विवेलेंट को, माने एक तुल्यांक को 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि
एक तुल्यांकी पदार्थ के भार को हमेशा ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए देयरफॉर जो वन तुल्यांक है यह हमेशा 1 ग्राम तुल्यांक के बराबर होता है। इसका मतलब वन इक्विवेलेंट, आप वन इक्विवेलेंट बोल लो या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल लो, एक ही बात है। देखिए इस पूरे चैप्टर के अंदर ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं बच्चों। चैप्टर बहुत सिंपल है लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर यह है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इसके लिए मैं हूं ना, जैसा जैसा आपको पॉइंट मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे वैसे आप पॉइंट्स को फॉलो करते जाइए, तो डेफिनेटली आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो यहां पर जो 1 इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट है वो इक्वल हैं। अच्छा, इसीलिए अगर मैं तुल्यांक, जिसको हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, या ग्राम तुल्यांक को अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं, जिसको हमने ग्राम इक्विवेलेंट बोला है, ये देखिए, तो अगर मैं इसको परिभाषित करना चाह रहा हूं तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक को, तो ये हमेशा ऐसे परिभाषित किया जाएगा। देखिए, दिया गया भार ग्राम में, ठीक है, मतलब हम इसको W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल W, डिवाइड बाय तुल्यांकी भार। इसको तुम ग्राम तुल्यांकी भार भी बोल सकते हो क्योंकि हमेशा एक ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम आज के बाद कैपिटल E से रिप्रेजेंट करा करेंगे बच्चों। ये देखिए, ये W डिवाइड बाय E, तो तुल्यांकी भार बोल लो या ग्राम तुल्यांकी भार बोल लो। अरे समझ में आ गया क्या सभी को? ठीक है ना? तो ये पॉइंट हम हमेशा फॉलो करेंगे। ये देखिए, तो ये परिभाषा आज के बाद हम हमेशा फॉलो करेंगे। जब भी हम तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक, मतलब इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट की जगह ग्राम इक्विवेलेंट को परिभाषित कर रहे हैं, हमेशा हमारे पास ये सूत्र होगा। ये देखिए, इसको फॉलो करना चाहिए आपको। तो हमने यहां पर यह समझ लिया कि एक तुल्यांक की परिभाषा क्या है, तुल्यांकी भार हमको किसको डिफाइन करना है। आंसर है, एक तुल्यांक परमाणु का जो भार है उसी को तुल्यांक भार या ग्राम तुल्यांकी भार बोलना है। इसकी यूनिट हमेशा ग्राम होगी, और क्योंकि एक तुल्यांकी पदार्थ के भार को हमेशा ग्राम में लिखते हैं, इसलिए हम एक तुल्यांक को ही एक ग्राम तुल्यांक भी बोलते हैं। और जब भी आज के बाद तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक को कैलकुलेट करना है, तो दिया गया भार मतलब W डिवाइडेड बाय कैपिटल E, जिसको तुल्यांकी भार बोल रहे हैं। तो जैसा भी हमने HCl का उदाहरण लिया, केमिस्ट ने क्या किया, कुछ और बहुत ही स्टैंडर्ड अणु हाइड्रोजन के सापेक्ष, जैसे H2O धरती पर बहुतायत में मिलता है, तो H2O में हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन का तुल्यांक परिभाषित कर दिया। ऐसे ही अमोनिया NH3, उसमें हाइड्रोजन के सापेक्ष नाइट्रोजन का एक तुल्यांक परिभाषित कर दिया। तो कुछ उदाहरण मैं यहां पे और लिखता हूं, तो देखिए आपको उससे और क्लियरिटी आएगी। तो ये एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ना है। और अभी हमने जो क्लोरीन के लिए यहां पे सेट किया तुल्यांकी भार, वो हमको क्लियर हो जाना चाहिए कि 35.5 ग्राम सर ने कैसे लिखा है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जैसे यहां पे मैं उदाहरण नंबर 2 लेता हूं, H2O। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल परमाणु, यहां पर हम देख रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है।
यही देख रहे हैं। और हमको 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ जो अभिक्रिया करेगा उससे हम तुल्यांकी को परिभाषित कर पाएंगे। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, जब 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, आधा मोल ऑक्सीजन परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है। ये देखिए, तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, इसका मतलब 1 तुल्यांक हाइड्रोजन परमाणु। तो यहां पे जो आधा मोल ऑक्सीजन परमाणु है हम उसी को ऑक्सीजन का 1 तुल्यांक बोलेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर आधा मोल ऑक्सीजन परमाणु ये अब बराबर हो जाएगा 1 तुल्यांक ऑक्सीजन परमाणु के। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो आधा मोल ऑक्सीजन परमाणु है वही तो 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु अर्थात 1 तुल्यांक हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया कर रहा है और हमने तुल्यांक को अभी ऐसे ही परिभाषित किया है। तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन के सापेक्ष, मतलब ऑक्सीजन के लिए हमने यहां पर 1 तुल्यांक ऑक्सीजन परमाणु को परिभाषित कर दिया जो हकीकत में आधा मोल ऑक्सीजन परमाणु ही है, तथा ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना डिफाइन करोगे, ये इक्वल होगा आधा मोल ऑक्सीजन परमाणु के भार के। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, आधा मोल ऑक्सीजन परमाणु का जो भी भार होगा ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार उसी के बराबर होगा। तो ऑक्सीजन के 1 मोल का परमाणु भार कितना बता रखा है, 16 ग्राम, इसका आधा ये देखिए, तो 16 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया, 8 ग्राम। तो ये देखिए आपको ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार पता चल गया है। ये देखिए बच्चों, क्लियर है सभी बच्चों को, है ना? तो ये हमने ऑक्सीजन के लिए डिफाइन कर दिया कि ऑक्सीजन का 1 तुल्यांक क्या होता है और इसका तुल्यांकी भार क्या होता है। जैसे अमोनिया, अब तुम बहुत आसानी से ये गैस कर पाओगे। तो यहां पे क्या देख रहे हो, हम देख रहे हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु 3 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है। तो देयरफॉर यहां पे 1/3 मोल नाइट्रोजन परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करेगा। ये देखिए, और इसलिए हम यहां पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्या, कि जो 1/3 मोल नाइट्रोजन परमाणु है यही बराबर होगा 1 तुल्यांकी नाइट्रोजन परमाणु के। अरे समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हमने नाइट्रोजन के लिए परिभाषित कर दिया कि नाइट्रोजन का 1 तुल्यांकी क्या होता है। ये देखिए, और क्या अब तुम मुझे बता सकते हो क्या कि नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होगा? हाँ, 1/3 × 14, क्योंकि जो नाइट्रोजन का 1 तुल्यांकी है वो एक्चुअली 1/3 मोल नाइट्रोजन परमाणु के बराबर है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? तो यहां पे लिखता हूं मैं, पहले वो लिख लीजिए सभी। देखिए बच्चों, जो यहां पर आपको दिख रहा है, हमने अमोनिया के लिए यहां लिख लिया है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है। इसका मतलब 1/3 मोल नाइट्रोजन 1 मोल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसीलिए हमने यहां पर जो मेंशन किया है
ये देखिए हम यहां पर लिख सकते हैं 1/3 मोल नाइट्रोजन परमाणु ये इक्वल है एक तुल्यांकी नाइट्रोजन परमाणु के। ये देखिए, तथा अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं नाइट्रोजन परमाणु का तुल्यांकी भार, तो जो नाइट्रोजन परमाणु का तुल्यांकी भार होगा वो 1/3 मोल नाइट्रोजन परमाणु के भार के बराबर होगा। और जो नाइट्रोजन के 1 मोल परमाणु का भार होता है वो 14 होता है, तो 14 ग्राम को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 4.6 ग्राम आ गया। ये देखिए, तो हमको ये पता चल गया कि जो नाइट्रोजन परमाणु का एक तुल्यांकी है वो 1/3 मोल नाइट्रोजन परमाणु होता है, और नाइट्रोजन परमाणु का जो तुल्यांकी भार होता है वो इतना होता है। ये देखिए, तो हमने जैसे अभी वहां पर H2O के लिए ऑक्सीजन के एक तुल्यांकी को परिभाषित किया, वैसे अमोनिया में नाइट्रोजन के एक तुल्यांकी को परिभाषित किया। इसकी जगह जैसे नेक्स्ट उदाहरण देखिए, मैंने लिखा है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं? इसके अंदर हम देख रहे हैं 1 मोल सल्फर परमाणु 2 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है ना? तो देयरफॉर आधा मोल सल्फर परमाणु 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करेगा। ये देखिए, और इसलिए क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु के साथ अभिक्रिया करने वाला सल्फर का कितना मोल है? आधा मोल। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि जो 1/2 मोल सल्फर परमाणु है इसी को हम बोलेंगे एक तुल्यांक सल्फर परमाणु। ये देखिए बच्चों, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? तथा अगर हमको सल्फर का तुल्यांकी भार निकालना है तो सल्फर का जो तुल्यांकी भार है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो बराबर होगा हाफ मोल सल्फर परमाणु के भार के। और ऑब्वियसली सल्फर का जो 1 मोल होता है उसका ग्राम परमाणु भार 32 ग्राम होता है, तो 1/2 इंटू 32 ग्राम, तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 16 ग्राम। ये देखिए, तो हमने यहां पर जो परिभाषित कर दिया वो ये परिभाषित कर दिया कि कैसे वो सारे परमाणु जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो सकते हैं उनके हम एक तुल्यांक को परिभाषित करेंगे। लेकिन केमिस्ट के सामने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वो सभी परमाणु जो हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं होते उनके लिए फिर परिभाषा को कैसे किया जाए, डिफाइन कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने परिभाषा को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जैसे हम अब जानते हैं कि क्लोरीन का एक तुल्यांक क्या होता है, हम जानते हैं ऑक्सीजन का एक तुल्यांक क्या होता है, हम जानते हैं नाइट्रोजन का एक तुल्यांक क्या होता है। तो केमिस्ट ने परिभाषा को मॉडिफाई कुछ ऐसे किया, मैं वहां पे लिखता हूं। देखिए, सबसे पहले एक प्रॉब्लम जरा सुनो सभी। आपसे बोल रहा है एग्जामिनर कि सल्फर के 64 ग्राम में उपस्थित तुल्यांक, जिसको हम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, अथवा ग्राम तुल्यांक, जिसको हम ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, को कैलकुलेट करो।
अभी आपको मैंने बताया है कि जब भी हमको तुल्यांक या ग्राम तुल्यांक को कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था W/E। कैपिटल W तो दिया गया भार है जो ग्राम में होना चाहिए, और डिवाइड बाय जो भी तुल्यांकी भार है जिसको हमने कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए W, यहां पे हमको 64 ग्राम गिवन है सल्फर का, और जो तुल्यांकी भार है ये हमने अभी 16 ग्राम लिखा है। तो 64 को 16 से डिवाइड करोगे, इसको मैं ग्राम प्रति तुल्यांक लिख सकता हूं, एक तुल्यांकी का भार ग्राम में। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? ये आ गया 4 ग्राम।